ताज़ी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में सपनों की चमक हो। जब भी खोलें आप अपनी पलकें, आपकी उन पलकों में खुशियों की झलक हो। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। सफलता हमारा परिचय संसार या दुनिया से कराती है और असफलता दुनिया का परिचय हमसे करवाती है। इसलिए कठिन समय और असफलताओं का समय भी जीवन में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वही वास्तविकता से और जीवन की सच्चाई से हमारा परिचय कराता है। इसलिए समय के साथ चलते रहना, उसका ज्ञान और उसकी पहचान सभी आवश्यक है। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आवश्यक है कि हम प्रसन्न रहें, और प्रसन्न रहने से ही जीवन में ऊर्जा आती है। प्रसन्न रहना जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें उपयोगी होते हैं हमारे सकारात्मक विचार, जो न सिर्फ प्रसन्न रहने में हमारी सहायता करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार भी करते हैं। सतां हि दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताश्च सज्जनाः कालेन फलते तीर्थं सद्यः सज्जन संगतिः। सज्जनों के दर्शन से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सज्जन साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। वस्तुतः तीर्थ की महिमा तो समय आने पर प्रतिफलित होती है, पर सज्जनों की संगति तो तत्काल फलदायिनी प्रतीत होती है। Even the sight of the noble ones gives happiness just like holy places. But one has to travel to holy places in order to find joy, while mere acquaintance of the noble ones brings joy immeasurable. कुंभ हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, एक ऐसा खजाना है जो हमारी संस्कृति को प्रमाणित करता है। महाकुंभ की बात की जाए, जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में महत्व रखता है। इस कुंभ का क्या है प्रमाणिकता, कितना महत्व है और किस दृष्टि से इसे धार्मिक रूप से देखा जाता है, आइए देख लेते हैं महाकुंभ पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कुंभ मेला भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक अनमोल खजाना है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। पृथ्वी लोक और पाताल लोक को मिलाकर के 3.5 करोड़ तीर्थ स्थान हैं। तिस्रः कोट्योर्ध्वकोटि दिवि भुवि सुतले सन्ति तीर्थानि तेषां राजा मुख्य प्रयागो। उन 3.5 करोड़ तीर्थ स्थानों का जो राजाधिराज है, मुख्य राजा है, वह प्रयाग है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। जैसे मान लो कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा।
उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। पुराणों के अनुसार पूर्ण कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत निकला था। अमृत को पाने के लिए दोनों के बीच 12 दिव्य दिनों तक युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर माने जाते हैं, इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। अपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो कुंभ का वर्णन आता है तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन और मनुष्य लोक के 12 वर्ष एक समान हैं, और इसी प्रकार से देवताओं के 12 वर्ष और मनुष्य लोक के 144 वर्ष समान हैं। इसलिए जो महाकुंभ आता है, विशेष महाकुंभ, मनुष्य लोक में 144 वर्ष बाद आता है। वैसे हर 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन प्रयाग में होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि जैसे ग्रह एक विशेष राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों का संयोग अमृत की बूंदों के गिरने के समय था। माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आवतः सोई। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि माघ मास में जब मकर राशि के ऊपर सूर्य का आगमन होता है तो समस्त तीर्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया है, तीर्थों का राजा कहा गया है। अगर खगोलीय कारण अनुसार देखा जाए, बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने रहता है और 12 राशियों का चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। जब बृहस्पति उस राशि में वापस आता है जहां वह 12 वर्ष पहले था, तब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इन ग्रहों की स्थिति भी कुंभ मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये ग्रह एक विशेष स्थिति में होते हैं तब महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इन दिनों में जब प्रयाग में कुंभ मेला लगता है तब इन तीनों ग्रहों की एक विशेष दृष्टि रहती है। और दृष्टि क्या होती है कि जो किरणें परावर्तित होकर इन ग्रहों से यहाँ के जल पर पड़ती है, उसमें स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के, कहते हैं, पाप धुल जाते हैं, अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य के मन सकारात्मक होते हैं। संक्षेप में बताएं तो पूर्ण कुंभ मेले का 12 वर्ष का चक्र पौराणिक कथाओं, खगोलीय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं का एक अनूठा संगम है। यह एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय संस्कृति में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं और उनमें से बहुत से पर्व सूर्य की गति या अन्य ग्रहों की दशा पर आधारित होते हैं, उससे संबंधित होते हैं। अगर बात की जाए मौसम या ऋतुओं की, उसका आधार भी सूर्य की गति को बताया गया है। सूर्य जिस तरह से गतिमान रहता है, एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं। फिलहाल सर्द मौसम चल रहा है, अर्थात सर्दियों का मौसम है, और ऐसे में इसका प्रभाव वैसे तो हर आयु वर्ग के लोगों पर होता है, लेकिन वो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या जो पहले से रोगग्रस्त हैं, उन्हें इस मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में उनकी जटिलताएं बढ़ सकती हैं और कुछ रोगों का प्रभाव भी हो सकता है। आइए समझ लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और वो लोग जो पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे इस मौसम में भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम के साथ आती है कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं। ठंडे मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सर्दियों में स्वास्थ्य की देखभाल अहम हो जाती है।
अधिक ठंडे मौसम में शरीर अधिक थकान महसूस करता है, लेकिन उचित देखभाल, सही आहार और थोड़ी सी सावधानी रखने से आप इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या जो क्रोनिक लंग डिजीज़, स्पेशली एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं, इनको काफ़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली मधुमेह के रोगियों को बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अपना शुगर कंट्रोल रखें और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और बीच बीच में चेकअप कराते रहें, क्योंकि यूजुअली सर्दियों में लोगों की टेंडेंसी होती है हाई कैलोरी फूड लेने की, स्पेशली फैटी फूड और स्वीट्स और ये सब लेने की टेंडेंसी होती है, जिससे कि शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य से घिर जाते हैं, व्यायाम छोड़ देते हैं और स्वास्थ्य की देखभाल भी नहीं करते। ठंड के मौसम में शरीर पर कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं। शरीर का तापमान गिर सकता है, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये अवस्था सामान्य से लेकर जटिल रूप ले सकती है। सडन टेम्परेचर वेरिएशन से आपका बॉडी का सिस्टम एकोमोडेट नहीं कर पाता है कई बार, तो वो आपको तुरंत आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी हो सकती है, एस्थमा प्रिसिपिटेट कर सकता है। इसलिए आप जो है टेम्परेचर को पहले नॉर्मल टेम्परेचर करिए घर का, उसके बाद आप ग्रेजुअल बाहर जाइए और स्पेशली आपको कपड़े पहन के पूरे जाने चाहिए। जैसे आपने टोपी पहन लिए, दस्ताने पहन लिए और वार्म आपकी क्लॉथिंग्स अच्छी होनी चाहिए, ट्रिपल लेयर में होनी चाहिए। सर्दियों में कई तरह के रोग हमें प्रभावित कर सकते हैं। इस मौसम में खान पान में घी, तेल और वसा युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। शारीरिक श्रम में कमी आती है, क्योंकि अधिकतर लोग ठंडे मौसम में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। ऐसे मौसम में लोग पानी कम पीते हैं। सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है और त्वचा की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। जिन्हें पहले से ही किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें सर्दियों के मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने में असुविधा होती है। सर्दियों के मौसम में गर्म तापमान से अचानक ठंड में जाना समस्या का कारण बन सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में इस मौसम में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और समस्या होने पर गंभीरता भी अधिक होती है। इसलिए आवश्यकता है कि उनकी विशेष देखभाल की जाए। फिजिकली एक्टिव रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आप नॉर्मली गर्मियों में रहते हो। कि आपकी कैलोरी इंटेक अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज भी एडिक्वेट होनी चाहिए और स्पेशली लेकिन आपको मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय स्मॉग और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको SPM कहते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होते हैं। उससे लंग डिजीज होने की चांसेस हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। आप दोपहर में एक्सरसाइज करिए, दोपहर में वॉक करिए, वो सबसे सेफ है। कभी भी मधुमेह के रोगी आप विगरस एक्सरसाइज मत करिए, शुगर अपना कंट्रोल रखिए और लाइट एक्सरसाइज करिए। हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, जिसे हम हर साल लेते हैं, क्योंकि हर साल इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन चेंज होता है। इसलिए WHO ने रिकमेंड किया है हर साल आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लीजिए। और न्यूमोकोकल वैक्सीन उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको क्रोनिक लंग डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, डायबिटीज है और लीवर डिजीजेस है। आवश्यकता है कि सर्दियों के मौसम में भी सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ आहार लें और व्यायाम अवश्य करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इस मौसम में यदि स्वस्थ रहना है तो आलस्य को छोड़ें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो लोग पहले से किसी समस्या से ग्रस्त हैं, वो समय समय पर नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं और दवाओं का सही सेवन करें। स्वस्थ जीवन शैली आपको सर्दियों के मौसम में भी स्वस्थ रखने में सहायक हो सकती है। यदि आप भी सर्दियों के मौसम में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी सेहत की सही देखभाल करें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। थोड़ी सी सतर्कता इस मौसम में आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी तरह की समस्या हो रही है तो किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज न करें, एक विशेषज्ञ से तुरंत परामर्श लें। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्दियों के मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो थर्मोमैकेनिज्म होता है यानी तापमान को नियंत्रित रखने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में बुजुर्गों को भी ठंड अधिक लगती है और छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि उनका शरीर ठंडा पड़ने की संभावना हो सकती है। आइए समझ लेते हैं कि योग के माध्यम से वो कौन सी क्रियाएं हैं जो आपके शरीर में तापमान को नियंत्रित रखने में या शरीर को गर्म रखने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। सर्दियों में कभी कभी इतनी ठंड लग जाती है कि बस कपड़े पहनते जा रहे हैं और विश्वास कीजिए, जितना अधिक कपड़ा आप पहनेंगे ना, उतना आपको ज्यादा ठंड लगेगी। तो हमको कपड़ों की मात्रा नहीं बढ़ानी, हमें एक्टिविटी की मात्रा बढ़ानी है, यानी शरीर को थोड़ा मूवमेंट देना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, आचार्य जी हम तो शरीर ही नहीं हिला पाते हैं ज्यादा, सर्दियों में तो और जोड़ों में इतना दर्द हो जाता है कि बॉडी का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, फिर हम गरिष्ठ भोजन भी करने लगते हैं सर्दियों में। तो ठीक है, योग में हर किसी के लिए समाधान है। अगर आप बहुत ज्यादा बॉडी को मूव नहीं कर सकते, फिर भी आप अपने शरीर में गर्माहट ला सकते हैं। कैसे? एक बहुत सरल सा अभ्यास करके, जिसका नाम है कपाल भाती। कपाल भाती को प्राणायाम के रूप में भी किया जाता है और क्रिया के रूप में भी, षटकर्म के रूप में तो किया ही किया जाता है। कपाल भाती के अभ्यास में जो हम आज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बंद के साथ। जब आप बंद के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी बॉडी का हीट भी बढ़ता है और आपके वात, पित्त और कफ का बैलेंस भी होता है। आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। अब क्या करना है, नासिका से फोर्सफुल एक्सलेशन, ऐसे कि जैसे ही आप सांस छोड़ें पेट अंदर संकुचित हो जाए। देखिए कैसे, ठीक है। हर एक्सलेशन के साथ हमारा पेट संकुचित हो रहा है। ऐसा आपको 25 से 30 बार करना है। आप कहिए नहीं, हम तो 100-200 बार करते हैं। पूरा देखिए, तभी हम कहते हैं तसल्ली से देखिए, पूरा देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो 25 to 30 एक्सलेशन ही करना है। फिर आपका जो 25th एक्सलेशन है, दैट हैज टू बी डीप। पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। पहले गुदा को संकुचित कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट योर एनस, दिस इज मूल बंद। फिर पेट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज उद्यान बंद। और फिर चिन लॉक लगा दीजिए, यानी जालंधर बंद। और तीनों जब एक साथ कर रहे हैं तो यह है महाबंद। अब जो लोगों को भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या नेक पेन है, वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, गर्दन को सिर्फ ढीला छोड़ेंगे। एक बार इस पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए। बैठेंगे, पहले हमने गुदा को संकुचित किया, फिर पेट को, फिर चिन को। अब जब लगा कि और देर हम सांस को बाहर नहीं रोक पा रहे हैं, पहले चिन लॉक खोला, यानी जालंधर बंद खोला, फिर उद्यान बंद खोला, फिर मूल बंद। आंखें अभी भी बंद हैं, धीरे धीरे से आंखों को खोल दिया। सो 25 एक्सलेशंस का एक राउंड। आप ऐसे 4 राउंड से शुरू कर सकते हैं, 8 राउंड तक ले जा सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, उससे ज्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है।
जैसे आप ये अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर में गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। जब समय मिले, घर के अंदर ही भले ही, विशेष रूप से अपने मील्स के बाद 20 मिनट्स का माइल्ड वॉकिंग जरूर करें। इसी के साथ आप हल्दी के दूध का सेवन करें, ये हमें गर्माहट देता है। और कोशिश हमको ये करनी है कि जब भी सूर्य की किरणें आए तो उसका लाभ ले लीजिए, यानी अपने शरीर को सूर्य की किरणों में थोड़ी देर जरूर रखिए। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम। जीवन में किए गए छोटे छोटे परिवर्तन आगे चलकर जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसीलिए अपनी त्रुटियों में सुधार करते रहना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप में अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने का साहस है, उनमें बदलाव करने की भावना है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। सीखते रहना अर्थात ज्ञान अर्जित करना जीवन में आवश्यक है। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां पर संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं हमारे सहयोगी। नमः संस्कृत प्रियेभ्यः एतस्यां संस्कृत पाठशालायां समेषां स्वागतमस्तु। अद्यतन्यां कक्षायाम् अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम में संख्या 5 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 5 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं पंच। और यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 5 के लिए संस्कृत शब्द होगा पंच। तो यह जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले पंच शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले 5 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूं कर सकते हैं। हस्ते पंच नखाः भवन्ति, जिसका अर्थ है हाथ में 5 नाखून हैं। अब 5 इस संख्या का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। हस्ते पंच अंगुलयः अपि भवन्ति, जिसका अर्थ है हाथ में 5 अंगुलियां भी हैं। 5 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसकलिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। हस्ते मुख्यतः पंच पर्वाणि अपि सन्ति, जिसका अर्थ है हाथ में मुख्यतः 5 पर्व या संधियां भी हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु अर्थात बहुत। जहाँ 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाएं एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लेती हैं, जहाँ 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता स्पष्ट ही है। खैर, इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति से निकल सकता है। अर्थात पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में पंच इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 5 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 5 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पांचवा या पांचवी, जैसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में पंचमः, स्त्रीलिंग में पंचमी और नपुंसक लिंग में पंचमम। यहाँ ध्यान रखना है कि पंचमी के स्थान पर गलती से प्रथमा आदि की तरह पंचमा यह प्रयोग नहीं करना है। तो आइए 5 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य पंचमः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमद इत्यसौ आसीत्। पंजाब जहां 5 नदियां बहती हैं, इसे संस्कृत में कहेंगे
पंजाब राज्यम यत्र पंच नद्यः प्रवहन्ति। जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान का स्थान 5वां है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या पाकिस्तानस्य स्थानं पंचमम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 5 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। शब्द हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए शब्द संभल कर बोलिए। शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द बने औषधि, एक शब्द करे घाव। इसलिए जब भी आप कुछ बोलते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी वाणी अर्थात आपके शब्द कैसे हैं, क्योंकि दिल से आप भले ही कितने अच्छे हो, लेकिन जो भी लोग आपसे मिलते हैं वो आपकी वाणी अर्थात शब्दों से पहले परिचित होते हैं। इसलिए शब्दों को, अपनी वाणी को मधुर बनाइए, क्योंकि वाणी ही आपका पहला परिचय बनती है। हृदय में कुछ विशेष लोग ही उतर पाते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करें, तोल कर बोलिए, सोच कर बोलिए और ये देखिए कि आपकी वाणी और शब्द मधुर रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।